हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। और देखिए, आप सभी की जो क्लास चल रही है आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और इसके अलावे बिहार लाइब्रेरियन, है ना। बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको आने वाली है, बीपीएससी टीआरई 4। ठीक है, सभी की आपकी क्लास चल रही है। सुबह में आपका डेली करंट अफेयर चल रहा है ना। और एक नए सर आए हैं, आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। उसके अलावे आपको ज्योग्राफी की क्लास भी आपको मिल रही होगी, है ना। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारा आपको उपलब्ध होगा। उसके अलावे मैथ की भी क्लास आपको चल रही है। मैथ के अलावे बहुत जल्द आपको रीजनिंग की भी क्लास आपको स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिन में। तो 2-4 दिन आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 2-4 दिन के बाद आपको रीजनिंग की भी क्लास मिल जाएगी, है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी सेक्शन से आप लोग को क्लास मिलते रहे, जो भी आपका है टॉपिक, है ना। चाहे वो साइंस का हो या फिर आर्ट्स का हो, है ना, या फिर आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, आपका लाइब्रेरी साइंस हो, है ना। सभी चीज की आपको क्लास मिलेगी। तो बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम लोग यहां पर अभी देखेंगे, दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। ठीक है, सॉरी, ये बीईओ और एईडीओ के लिए यहां पर अभी क्लास होगी। और ये जो टेस्ट होगा, अभी टेस्ट नंबर आपका 33 होगा। इसके पहले आपका 32 टेस्ट हो गया है। जो लोग अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो वो पीछे वाला जरूर देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, है ना। सारा टेस्ट आपको वहां पर कराया गया है ना। तो सारा टेस्ट आपको वहां पर पड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों। ये सारे सवाल आपको बीपीएससी के द्वारा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है और यही क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो इसका रिवीजन आप जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। हमारा नंबर भी आपको दिया गया है 7857824310, है ना, जहां आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। अभी इसका मात्र चार्ज आपका 399 रुपया है ना। बहुत जल्द हमारा एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा एप्लीकेशन नहीं है, बहुत जल्द आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा, जहां पर आपको सारा चीज आपको हर एक क्लास आपको लाइव है। उसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लास है ना। अगर जो बच्चे लाइव नहीं देख पाते हैं तो उनका रिकॉर्डिंग क्लास है। उसके अलावा आपका टेस्ट है, उसके अलावा पीडीएफ है, नोट्स है, सारा चीज आपको वहां पर उपलब्ध होगा। ठीक है, मात्र ये आपका 399 ही आपका चार्ज है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। कोई भी समस्या हो तो आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, 9 बजे से आपकी डेली क्लास होती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, 9 बजे से आपको जुड़ जाना है। कैसे? देखिए, हमारे क्लास में आप जुड़िएगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए, है ना। और अभी लाइब्रेरियन का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। 1-2 दिन में आपका उसका भी घोषणा कर दिया जाएगा कि लाइब्रेरियन का क्या चार्ज रहेगा। बहुत कम फी, है ना, बहुत कम फी आपका रहेगा और उसमें पूरी तैयारी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस के अलावा मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है ना, जीके जीएस, जो भी उसमें सिलेबस है होगा, आपको सारा चीज उसमें कराया जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपको दिया गया है जहां से आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स है, एमसीक्यू है ना। यहाँ पर टेस्ट भी आपको मिलेगा। अभी मात्र जो सहायक शिक्षा है, ये आपको प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी का 399 चार्ज है। कोई इसमें मंथली चार्ज नहीं लगेगा, बस एक बार आपको 399 इसमें पे करना है। चाहे आप ऑनलाइन, फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310। इसी नंबर पे आपको पे करके हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको सारा चीज, आपको मटेरियल वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। आज की क्लास का पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। फटाफट आप लोग आ जाइए और इसको जवाब दीजिए, है ना। चलिए, पहला सवाल का आंसर क्या होगा, दिख रहा है आप लोग को? है ना, पहला का आप लोग जवाब दीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ना। सुमेलित है, सजाना है ना। कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है? मौलाना आजाद, अल हिलाल, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, अली बंधु, कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी, कॉमरेड। देखिए, इधर तो आपको व्यक्ति का नाम मिलेगा, अब इधर जो है आपको ये समाचार पत्र है। तो किस व्यक्ति के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर छाटना है। ठीक है, कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित है? तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा?
फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा अल हिलाल जो निकाला गया है ना, ये उर्दू दोस्तों आपका उर्दू समाचार पत्र था अल हिलाल, और ये जो निकाला गया था ये मौलाना आजाद के द्वारा निकाला गया था, और ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग कमेंट थोड़ा सा जरूर कीजिए, किसी प्रकार का अगर समस्या रहे है ना तो कमेंट कीजिए, लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे बस इतना ही चाहिए, और बाकी ये तीनों आपका क्या है, बिल्कुल गलत है, तो ये आप यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। देखिए यंग इंडिया जो ये आपको है, तो यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था यंग इंडिया। और उसके अलावा दोस्तों जो कॉमनवेल्थ है ना, ये कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखा गया था, है ना, कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट के द्वारा। और आपका जो कॉमरेड है ये किसकी है, तो कॉमरेड है दोस्तों आपका मोहम्मद अली जौहर का, ठीक है। तो ये आप यहां से ध्यान रखना है, पहला का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न चलते हैं, सेकेंड नंबर। दूसरा नंबर है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीयक सत्याग्रही के जोड़ का चयन करना है ना। ये कह रहा है दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह। मैंने कई बार आप लोग को बताया हूं कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ना, ये शुरू किया गया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये शुरुआत हुई थी इसकी कब हुई थी, तो 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1940 ईस्वी में, है ना। तो ये कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रथम और द्वितीय बताना है। प्रथम जो सत्याग्रही थे दोस्तों वो थे आपको विनोबा भावे, है ना। प्रथम कौन थे, विनोबा भावे थे। इसमें 3 सत्याग्रही हुए थे, तीनों का नाम आप कमेंट करके हमको बताइए जल्दी से। प्रथम कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे, और द्वितीय कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे कौन थे सत्याग्रही, वो थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों, तो वो थे आपको ब्रह्मदत्त, है ना। तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे ब्रह्मदत्त। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा सत्याग्रह के संबंध में। अगला प्रश्न है कि स्थापना के 50 वर्ष, नेक्स्ट सवाल है आपका, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। जी हाँ, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में प्रश्न है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको एग्जाम में सवाल जरूर पूछेगा, 100% पूछता है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप एकदम पूरा कंठस्थ रखिएगा, है ना। तो यहां पर सवाल कह रहा है कि 50 वर्ष जब पूरा हो गया उसका स्थापना का, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार कौन थे, ये सवाल आपको पूछ रहा है। तो इतिहासकार जो थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। हमको कमेंट करके आप बताइए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके हमको ये बताइए। अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर है आपका, क्या हुआ, सिस्टम लगता है ना थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर गया है, इतना गर्मी है ना। सिस्टम थोड़ा सा रुक जाइए, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आपका ये ठीक हो जाएगा। सिस्टम थोड़ा सा लगता है ये हैंग हो गया है। एक सेकेंड आप रुकिएगा, ये ठीक हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा ये कुछ समस्या आ गया है, टेक्निकल चीज है, तो टेक्निकल चीजों में थोड़ा सा समस्या आ जाता है कभी कभी, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। चलिए तो आप हमको ये बता दीजिए कि जो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो याद रखना है आपको, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम इसके अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष। तो वो आप यहां से ध्यान रखना है ना। अभी तक ये देखिए सही नहीं हुआ है, ठीक है। और हाँ
कोई बटन काम नहीं कर रहा है, तो क्या समस्या है देखते हैं थोड़ा सा। अरे भाई साहब, ठीक हो जाओ जल्दी से, है ना। रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, ये फिर से आपका आ गया है। थोड़ा सा यहाँ पर 2-3 मिनट आपका ये हो गया था समस्या, थोड़ा सा टेक्निकल चीज था, है ना। ये अब आपका सही हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे थे आपका कि स्थापना के समय, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपका स्टार्ट हो रहा है ना। चलिए, ये 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टेक्निकल चीज है, थोड़ा सा कभी कभी कुछ समस्या आ जाता है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। 3 नंबर सवाल आपका हो गया। चलिए 4 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, 4 नंबर का आप यहाँ पर जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? अब देखिए, उग्र विचारधारा क्या होता है? उग्र विचारधारा का मतलब होता है गर्म दल, है ना। यानी कि कौन इसमें गर्म दल के नेता है दोस्तों, आपको ये बताना है ना। गर्म दल के नेता कौन है, ठीक है। उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। क्या होगा 4 का आंसर? 4 का जल्दी बताइएगा, आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, लाल बाल पाल, है ना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, है ना। तो यहां पर है आपका ऑप्शन नंबर बिपिन चंद्र पाल, आपका आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। इनके अलावा एक व्यक्ति और थे, अरविंद घोष, ठीक है। इनका भी नाम आप याद रखिएगा, अरविंद घोष। ये भी दोस्तों आपको गर्म दल से संबंधित थे। ये 4 व्यक्ति को आप ध्यान में रखना है, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था ना। मनसब, है ना, मनसबदारी व्यवस्था का जो क्रमिक विकास हुआ था, वो किस शासक के काल में आपका हुआ था? जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए, हम देखते हैं, है ना। जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर अकबर, ठीक है। अकबर के समय दोस्तों ये आपका विकास हुआ था। मनसबदारी व्यवस्था जो लागू हुआ था वो 1571 ईस्वी में ये आपका लागू हुआ था। ये चीज आप यहां से ध्यान रखना है ना, 1571 ईस्वी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 नंबर की सिविल सेवकों के चयन के लिए
सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? सिविल सेवकों के चयन के लिए दोस्तों खुली प्रतियोगिता परीक्षा का जो आरंभ हुआ था वो किस चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था, ये आपको यहां से बताना है। और देखिए खुली प्रतियोगिता जो शुरू हुआ था ना, ये डलहौजी के समय हुआ था। तो अब यहाँ पर बताइए कि डलहौजी के समय डलहौजी कौन थे, हाँ, और डलहौजी किस समय, किस उनका कार्यकाल क्या था? तो डलहौजी के समय हो जाएगा 1853 ईस्वी में। इसी के समय दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ जो हुआ था, ये आप यहाँ पर ध्यान रखना। इसी के समय आपका रेल भी शुरुआत हुआ था, इसी के समय डाक हुआ था, इसी के समय तार हुआ था, है ना। तो सारा चीज महत्वपूर्ण चीज आपका डलहौजी के समय ही आपका हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सवाल देखिएगा 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कह रहा है, फटाफट आप जवाब देते चलिएगा। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? देखिए भारत में बहुत सारे आए, पुर्तगाल आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, है ना। तो कह रहा है दोस्तों कि सबसे अंत में कौन आए, ये आपको बताना है ना। सबसे अंत में कौन आए थे, बताइए जल्दी से, सबसे अंत में कौन आया था, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अंत में आया था दोस्तों आपका पुर्तगाल, तो सबसे पहले आया था फ्रांसीसी हो जाएगा आपका आंसर। सबसे अंत में आया था फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, फ्रांसीसी, है ना। फ्रांसीसी हो जाएगा। सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था, आपको पता होगा 1498 ईस्वी में, है ना। कालीकट पहुंचा था केरल के तट पर, ठीक है। तो वास्को डिगामा आपको याद होगा, और वहां के राजा कौन थे? तो जमोरिन थे, जिन्होंने उसका स्वागत किए थे आपका, ठीक है। तो ये प्रथम हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे दोस्तों? तो दूसरे पे आ जाएंगे आपको डच, है ना। दूसरा आए थे आपका डच, और तीसरा हो जाएगा अंग्रेज, और चौथा हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। तो ये आप क्रम याद रखिएगा, कभी कभी सजाने के लिए भी आपको दे देता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सुमेलित नहीं है? जी हाँ, आधुनिक भारत की कर रहा है, वर्तमान भारत की कर रहा है ना। तो ये कह रहा है कि दोस्तों ये संस्था है और उसके संस्थापक कौन है और कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है, ये आपको समझाना है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही है। और अगला है द इंडियन वुमेन एसोसिएशन, एनी बेसेंट, ये भी आपका सही है। ये वही एनी बेसेंट है दोस्तों जो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और प्रथम भारतीय की अगर बात करता तो 1925 ईस्वी में बनी थी। वो कौन बनी थी, आप कमेंट करके हमको बताइए। अगला है सेवा सदन, एम.डी. रानाडे, और ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ये तो आपका बिल्कुल सही है। बच गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेवा सदन, एम.जी. जो रानाडे है, ये बिल्कुल गलत है, और ये गलत हमसे पूछ रहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। सेवा सदन जो दोस्तों ये संस्था है, इसके संस्थापक कौन थे, आप नोट करिएगा। बेहराम जी, एम मालाबारी और दयाराम दिगुमल इसके संस्थापक थे, ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 9 नंबर कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? बताइए दोस्तों, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? 9 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो सबसे पहले जो विरोध किया था वो 1824 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप का आपको नंबर दिया गया है। ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप 7857824310, है ना, जहां पर आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे आपको बीओ के लिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि किस वायसराय ने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, वो किस वायसराय ने गांधी जी को यह संबोधित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। वन मैन बाउंड्री फोर्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक आदमी सीमा बल। जी हाँ, इसका मतलब होता है
एक आदमी सीमा बल, है ना, एक आदमी सीमा बल इसका अर्थ होता है। और दोस्तों ये किसने कहा था भाई साहब? तो कहने वाले जो थे वो माउंट बेटन थे, है ना। कौन कहे थे? माउंट बेटन जी के द्वारा ये कथन कहा गया था, है ना। कब कहा गया था? तो 1947 में आजादी के समय ये बात बोला गया था, लॉर्ड माउंट बेटन के समय। माउंट बेटन आजादी के समय थे ना, ये कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं कि आजादी के समय बोले होंगे, है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर आपका। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि गुप्त शासक में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? एग्जाम में कई बार पूछा है कि दशावतार मंदिर जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कौन किया था? तो गुप्त शासक के द्वारा किया गया था। और ये किस देवता को समर्पित है, यानी कि जो ये मंदिर है, इस मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो विष्णु भगवान का हो जाएगा, है ना। विष्णु भगवान का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर। और ये है कहां? तो ये है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में। ये आप ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में ये आपका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सवाल है आपका 12 नंबर। 12 नंबर सवाल है कि निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया? निष्काम कर्म का सिद्धांत ये कठोपनिषद में प्रकाशित किया गया, मुंडकोपनिषद में किया गया, ईशोपनिषद में किया गया, या छंदोग्य उपनिषद में किया गया? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये जो किया गया था ये ईशोपनिषद में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? निष्काम कर्म का सिद्धांत। निष्काम कर्म का सिद्धांत का मतलब होता है बिना किसी फल की इच्छा का काम करना। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है कि बिना किसी फल की इच्छा का कार्य करता है? हम भी पढ़ा रहे थे, हमारी इच्छा है कि आपको हमें कुछ फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, है ना। कोई नौकरी कर रहा है तो उसको भी इच्छा है कि नौकरी कर रहे हैं तो हमें पैसा मिलेगा, है ना। लेकिन ये जो है आपका निष्काम कर्म का सिद्धांत है, और ये जो वर्णन किया गया था ईशोपनिषद, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर है आपका 13 नंबर कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये अभिलेख जो है सबसे ज्यादा किस शासक का मिलता है, ये आप हमें जल्दी से बता दीजिए, है ना। ऑप्शन है आपका कुमारगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर है आपका 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है दोस्तों, है ना। जैसे हम लोग आज कुत्ते को पाला जाता है ना, एक पालतू जानवर है कुत्ता, तो उस समय भी आपको दोस्तों कुत्ते को पाला जाता होगा, इसीलिए मानव के साथ क्या मिला है? कुत्ता का भी कंकाल मिला। उसको ज्यादा प्यार होगा, प्रेम होगा, है ना। तो एक ही जगह दोनों को दफना दिया गया, है कि नहीं। तो ये दोस्तों कहां से मिलता है, ये आपको यहां से बताना है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जहोम। जी हाँ, बुर्जहोम से ये मिलता है दोस्तों आपका मानव और कुत्ता दोनों का कंकाल। बुर्जहोम कहाँ है? तो ये है दोस्तों आपको जम्मू एंड कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि अनेकांतवाद या स्यादवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद एवं स्यादवाद, है ना। अनेकांतवाद या स्यादवाद जो है ये किसका क्रोध सिद्धांत दर्शन है, ये आप हमको बताइएगा, है ना। तो ये अनेकांतवाद जो है दोस्तों ये जैन मत से संबंधित है ना, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है आपका। जैन धर्म में आपको एक सवाल जरूर एग्जाम में पूछता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा, है ना। आपको जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम तीर्थंकर जो थे वो आपके ऋषभ देव थे, प्रथम हमेशा पूछता है, और 24वां हमेशा पूछता है भगवान महावीर थे, और 23वें जो थे आपके वो पार्श्वनाथ थे। ये 3 हमेशा आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य
कहां से प्राप्त हुआ? सती प्रथा पहले प्रचलित था, है ना। इसको राजा राममोहन राय जी के द्वारा 1829 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया, है ना। और ये बहुत बढ़िया काम किया गया, क्योंकि इसके पहले सती प्रथा जो था ना, ये बहुत ही कुरीति था दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, है ना, कहां से प्राप्त हुआ इसका साक्ष्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एरन अभिलेख से, है ना। कहां से प्राप्त हुआ है? एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। और ये 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ था, ध्यान रखना है, भानुगुप्त। अगला सवाल है आपका 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर कह रहा है मेरे भाई कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? जी हाँ, किस काल की बात हो रही है? तो मौर्य काल। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र, हाँ, सबसे प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल। सभी काल में अलग अलग केंद्र हुए हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लोग कोई नालंदा मारेंगे, कोई विक्रमशिला, कोई तक्षशिला, और इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। जी हाँ, तो ये गुप्त समय आपको था तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा का। और ये था दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, है ना। ये तक्षशिला कहाँ है वर्तमान में? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इतना शिक्षा वाला जगह है दोस्तों, फिर भी पाकिस्तान पागल है ना। अगला प्रश्न है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला जो है ये कहाँ है आपका? भागलपुर में है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, है ना। उसके अलावा नालंदा तो आपको पता ही होगा हमारा राजगीर में, और पाटलिपुत्र आपको पटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। और नेक्स्ट सवाल है आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा, है ना। प्रारंभिक मध्यकाल की बात कर रहा है कि बिहार का जो क्षेत्र था ये किसका अखाड़ा था प्रारंभिक मध्य क्षेत्र में, है ना। किस शासक का अखाड़ा था दोस्तों? तो ये समय आपका बंगाल और दिल्ली का जबरदस्त लड़ाई हो रहा था मध्यकाल के समय। आप, है ना, मेडाइवल आप पढ़े होंगे, मध्य भारत का इतिहास आप पढ़े होंगे, उस समय बंगाल और दिल्ली का बहुत ज्यादा उसमें चर्चा था। नेक्स्ट सवाल है आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जी हाँ, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति को, या किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को। इसका राइट आंसर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, और कोई भी सेवानिवृत्त, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश हो, उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 20 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को कौन सा सही है ये बताइएगा आप, है ना। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? वो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। क्या पहली लोकसभा का गठन 1948 में हुआ था? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगला है कि 1947 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था? नहीं, है ना। 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था? जी हाँ। 1950 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था? जी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में आ चुका है ना। अगला सवाल है आपका कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? महान्यायवादी, नाम तो सुने ही होंगे महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो आपको नियुक्ति की जाती है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, महान्यायवादी। महान्यायवादी अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद आपको 76 में है, ध्यान रखना है। ये अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भाई साहब बिल्कुल सही बात है, अभी आपको बताए कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता भी इसमें होनी चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, महान्यायवादी से ना हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बस इतने 4-5 चीज आप ध्यान रखिएगा, आपका लगभग ये काम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार, भाई साहब ये बिल्कुल गलत है ना। संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते हैं,
ये आपको ध्यान रखना है, महान्यायवादी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है ना। तो ऑप्शन है नगद आरक्षित अनुपात उसको कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं, या फिर पूंजी पर्याप्त अनुपात कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से आप बताइएगा। जी हाँ, तो इसको कहा जाता है आपको पूंजी पर्याप्त अनुपात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना ना, कि परंपरागत मतलब क्या होता है, प्राचीन समय से जो परंपरा चलते आ रही है उस कृषि का यहाँ पर जो विकास हुआ था, ये कब शुरू किया गया था इस योजना को। ये 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था। देखिए इसका मतलब यही था ना कि इसमें जो हम लोग प्राचीन समय में जो खाद का प्रयोग किया जाता था, है ना, वर्तमान समय में जो इतने सारे पेस्टिसाइड है, इतने सारे खाद का प्रयोग करने की वजह से हमारा जो खेत है वो बंजर हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है ना। तो इसीलिए किया गया था कि जो परंपरागत कृषि के तहत हम लोग करेंगे खेती, ताकि दोस्तों उसमें जो आपका खाद बना करके, जो प्राचीन समय में पहले जो खाद बना करके, है ना, चाहे वो गाय का गोबर हो या आपको घर का कचरा हो, इससे जो बनाया जाता था, है ना, तो उसको आपको थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, याद रखना है जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में असत्य कथन को बताना है, यानी कि जो कथन गलत हो। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हो गए। क्या ये दोस्तों सही है ना? कौन सा ये गलत हमसे पूछ रहा था ना, गलत हमसे पूछ रहा था भाई, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये 4 अगस्त 1 जुलाई 2021 को क्या हो जाएगा, 4 साल ये पूरा हो जाएगा, है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। 16 सितंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है ये भी बात बिल्कुल सही है ना। जीएसटी में 3 प्रकार का आपका 5%, आपका 12%, 4 प्रकार का इसमें टैक्स लगता है, 5%, 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18 और 28। ठीक है, 4 प्रकार का इसमें टैक्स आपको लगता है, ये आप ध्यान रखना है। 5%, 12%, 18% और 28%। और अगला ऑप्शन है कि जीएसटी के अंतर्गत 5, 12, 18 और 26, ये आपका गलत है। 26 नहीं, ये 28% आप ध्यान रखना है, 4 प्रकार का। तो यही हमारा गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन हमसे पूछ रहा था। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आप ये 4 प्रकार का इसमें टैक्स लगता है, ध्यान रखना है आपका जीएसटी में, है ना। और अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर। 25 नंबर है कि भारत की वैसी नदी कौन, वैसी नदी कैसी भाई, वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है। अब हिमालय की सभी श्रृंखला का मतलब क्या हुआ, हिमालय का दोस्तों 3 श्रृंखला है ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, मैंने कई बार बता चुका हूं, है ना। तो ये तीनों श्रृंखला को काटती है, वो कौन सी नदी है बताइए। रावी है, सतलज है, ब्यास है, चेनाब है ना। क्या होगा इसका आंसर भाई साहब, इसका आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी। जी हाँ, सतलज नदी कहां से निकलती है, तो ये राकस ताल झील से निकलती है ना। राकस ताल झील आप ध्यान रखना है, राकस ताल, है ना, राकस ताल झील से ये निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये ध्यान रखना है। भारत की ये नदी जो तीनों आपको जो हिमालय है, तीनों हिमालय को काट करके ये आगे बढ़ती है। ठीक है, यहां से निकलती है ये, और ये इधर बहती है और जाकर के ये मिल जाती है किससे, तो सिंधु नदी में जाकर के ये मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम देखिए 25 सवाल ही रहने देते हैं, और जो बाकी के जो सवाल है इसको हम दोस्तों कल देख लेंगे, है ना। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो इसका जो बाकी बचा हुआ जो सवाल है वो हम आपको कल देख लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और ये हमारे क्लास में जुड़ने के लिए है, आप इसमें फटाफट जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। अभी ये 33वां क्लास था, इसके बाद अभी दोस्तों
बहुत सारे क्लास होना बाकी है, आपका मैथ की, रीजनिंग की, आपका साइंस का, करेंट अफेयर का, सारी चीजों की ये क्लास आपकी चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट सभी लोगों को।